हाँ जी बच्चों, बताओ आवाज आ रही है मेरी आपको? रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट? अगर हो गई है तो स्टार्ट, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ना बहुत इंपॉर्टेंट जो पिछली बातें हैं वो बहुत सारी आपने पढ़ी होंगी, बस उसमें जो मैंने लास्ट में आपको कैम्ब्रिज अप्रोच और क्यूटीएम थ्योरी में डिफरेंस बताया है मनी डिमांड का और मनी सप्लाई का, वो आपने जहन में रखना है। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड का हम क्लासिकल में हमने ड्राइव करना है, जो अभी हमने क्यूटीएम थ्योरी में फिशर की इक्वेशन पढ़ी है, इसी से हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं सप्लाई साइड और क्लासिकल इकोनॉमी की। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व इन्होंने एक्सप्लिसिटली ड्राइव नहीं किया, बल्कि इम्प्लिसिटली ड्राइव किया गया है इनकी थ्योरी से। हुआ क्या, वो कहता है कि सपोज डैट जो मनी सप्लाई है ना, वो आपकी 300 है और वेलोसिटी हमने 4 डिमांड वो की। तो अगर ये फर्ज करें 1200 है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 12 भी होना चाहिए। ठीक हो गया? क्योंकि राइट साइड एंड राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जिस तरह हमने इसके कॉम्बिनेशन बनाए वेरियस, तो इनके भी हम कॉम्बिनेशंस बनाकर हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। देख लीजिए, एक साइड पर हम ले लेते हैं प्राइस लेवल और दूसरी साइड पर हम इनकम ले लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एम बी इज इक्वल टू वाई इक्वल टू प्राइस। ठीक है। अब एम बी कितना आ गया, एम बी और बी ये कितना है, 1200, वाई इक्वल टू पी। अब मैं इस y की वेरियस वैल्यूज को अज्यूम करता हूँ। सपोज y इक्वल टू 1200, y इज इक्वल टू 600, y इज इक्वल टू 400, यानी कि जो इस पर डिवाइड हो जाए। तो 1200 डिवाइडेड बाई 1200, तो p की वैल्यू क्या निकल आएगी, 1। ये 1200, अब ये 600, p की वैल्यू क्या आ जाती है, 2। 1200 डिवाइडेड बाय 400, इसकी p की वैल्यू क्या आ जाती है, 3। अब p और इसकी वैल्यूज को अगर हम देखें, 1 पर क्या है, 1 पर क्या है ये 1200, 2 पर 600, 3 पर 400। अब यहाँ पर हम इनको प्लॉट कर लेते हैं, 400, 800, 1200। प्राइस लेवल है 1, 2 एंड 3। 1 पर क्या है, 1200। 2 पर क्या है, यहाँ पर ये 600 होगा। 1 पर क्या है, 3 पर क्या है, 1। इनको मिला लें, तो ये क्या हो गया, एम वी इज इक्वल टू पी वाई 1200, मनी सप्लाई थी इधर 300। ठीक हो गया। तो ये एग्रीगेटेड डिमांड कर्व हमने ड्रॉ कर लिया। अब वो कहता है कि सपोज डैट कि अगर मैं हम इसको कर देते हैं 400, वेलोसिटी जो है वो सेम ही रहती है, तो ये कितना हो जाएगा, 1600। उसी तरीके से हम इसको पी वाई और इनका रिलेशनशिप देखते हैं। अब मैं इसको पी को इधर ले आता हूँ और वाई को उधर ही रहने देता हूँ। पी वन पुट करें, पी अगर मैं 1 पुट करूँ यहाँ, तो वाई क्या आता है, 1600। अगर पी मैं यहाँ पर 2 पुट करूँ, यहाँ पर 2 पुट करूँ, तो ये कितना आता है, 800। पी अगर मैं 3 पुट करूँ, 3 पुट करें तो इधर कितना आ जाएगा, ये आएगा 500 समथिंग आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 1 पर क्या है, 1 पर है 600, 2 पर क्या है, ये 800 है, 3 पर क्या है, यहाँ पर कुछ आएगा 500 है समथिंग। तो ये एग्रीगेट डिमांड जो कर्व है, मनी सप्लाई को 300 से 400 करने से मन एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो पता ये चला कि क्लासिकल इकोनॉमी के अंदर अगर आप अपनी मनी सप्लाई को चेंज करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम, ये मॉनेटरी पॉलिसी है,
ठीक है, फिजिकल पॉलिसी से देखेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा। ठीक हो गया, और वो फिर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, वो भी एमसीक्यूज है। तो ये जो डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेटेड डिमांड कर्व है, ये इम्प्लिसिटली है, एक्सप्लिसिटली नहीं है ये। और ये हमने इसको ड्राइव किया और ये दिखाया कि मनी सप्लाई से किस तरीके से जो हमारा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो सकता है। अब जो थर्ड चीज थी, मनी और प्राइसेस का रिलेशनशिप हमने देख लिया। अब आ जाती है अगली बारी इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट यानी कि ये मार्केट क्लियरिंग जो फैक्टर थे ना, वेजेस, पहले हमने वेजेस की डिटर्मिनेशन की, अब प्राइसेस की करने जा रहे हैं, मनी को हमने देखा, अब आखिर में आ जाता है इंटरेस्ट रेट। ये सारे मार्केट क्लियरिंग वेरिएबल्स हैं जो कि क्लासिकल इकोनॉमी में की जो थ्योरीज है उसको सपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यही वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं कि जो आपकी एग्रीगेट जो पॉलिसी है, डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी जो होती है, वो आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, क्लासिकल जो इंटरेस्ट थ्योरी है इसको लोन एबल फंड और सप्लाईएबल फंड थ्योरी भी कहते हैं, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट थ्योरी भी कहते हैं, और इसको मनी मार्केट थ्योरी भी कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमी में। इसको पढ़ने से पहले दो तीन कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट जो रेट डिटरमेंट होता है क्लासिकल इकोनॉमी में, वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जहां पर इक्वल हो जाते हैं वहां पर सेविंग रेट डिटरमेंट होता है। अब सेविंग कौन करता है? इंडिविजुअल करता है। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म करता है। जो सेविंग होती है इसका अल्टरनेटिव नाम है लैंडिंग। लैंडिंग का मतलब कर्जा देना, जो उसके पास सेव होता है वो कर्जा देता है किसी को। इन्वेस्टमेंट का मतलब है बोरोइंग। बोरोइंग कौन करता है? फर्म करती है। अच्छा, जब ये अपना पैसा किसी को देते हैं तो उसके बदले क्या करते हैं? उनसे डिमांड करते हैं बॉन्ड्स की। तो इस वजह से सेविंग को आपने याद रखना है कि ये डिमांड फॉर बॉन्ड्स भी होती है। और इसका आखिरी नाम है सप्लाई ऑफ फंड्स। ठीक हो गया, ये चीजें आपने याद रखनी है। इसी तरीके से ये जो बारोअर है ये क्या करता है? सप्लाई ऑफ बॉन्ड करता है। यानी कि फर्म्स क्या करती हैं? लोगों से पैसा लेने के लिए, फंड्स को जनरेट करने के लिए सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स करती हैं। दूसरी साइड पर ये क्या करती है? डिमांड फॉर फंड्स करती हैं। तो अब आप जब क्लासिकल थ्योरीज पढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, सप्लाई ऑफ फंड्स या डिमांड सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स और डिमांड फॉर फंड्स के मीनिंग एक होंगे। इसी तरीके से बल्कि पूरी अब हम जो केन्जियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहां पर मनी डिमांड की डिटर्मिनेशन करेंगे, फिर बॉमल टॉमल थ्योरी मॉनेटरी के अंदर आएगी, और जो फ्रेडमैन है उसकी मनी डिमांड थ्योरी आएगी। तो ये बार बार ये चीजें आएंगी, तो इस वजह से आप इनको अच्छे तरीके से ज़हन नशी कर लें। ठीक हो गया। अब जो ये सेविंग करते हैं लोग, सेविंग किनको देती है? फर्म्स को देते हैं। और फर्म उसका क्या करती है? बिजनेसेस करती है। उसके बदले इन्हें क्या देती है? बॉन्ड्स देती है, एक कागज का टुकड़ा देती है। उसका नाम इन्होंने लिखा हुआ है परपेचुअल बॉन्ड्स। यहां इन्होंने एज्यूम किया हुआ है कि जो परपेचुअल बॉन्ड है ना, इसकी जो लाइफ है वो इन्फिनाइट है, मॉडल को सिंपल करने के लिए। और आपको ये इन्फिनाइट टाइम तक इनकम देगा, पर आप इसकी प्रिंसिपल अमाउंट को क्लेम नहीं करेंगे। तो इसकी जो ये प्रॉपर्टी है इसको परपेचुएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक हो गया। और जो सेविंग है वो फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो पॉजिटिव है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा लोगों की सेविंग में क्या होगा? इजाफा होगा। इन्वेस्टमेंट इधर फंक्शन होगा इंटरेस्ट रेट का और प्रॉफिट एक्सपेक्टेबिलिटी का। यानी कि जो इन्वेस्टर है ये उसकी बोरोइंग कॉस्ट है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जब उसने बोरो करना है तो उसकी इसको कॉस्ट भी तो देनी है ना कैपिटल की, और अर्न उसने कहां से करना है? जो उसको प्रॉफिट होगा, एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है उसका एक्सपेक्टेबिलिटी। अब जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो भी सकती है, मीट नहीं भी हो सकती। ठीक हो गया। तो इस बेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब जो क्लासिकल है
क्लासिकल क्या कहते हैं कि जो अभी हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व को वर्टिकल पढ़ा, उसमें ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है और सॉरी ये सेविंग है, और जो ये इन्वेस्टमेंट है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको ये जिसने इसके लिए वर्ड लिखा हुआ है स्टेबलाइजिंग रोल। स्टेबल इकोनॉमी को एक जगह पर स्टेबल रखने के लिए, स्टेबल का मतलब कि आउटपुट चेंज ना हो, उस आउटपुट को एक जगह पे रखने के लिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये जो फैक्टर है ना, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन है, ये सारे के सारे किसके फैक्टर हैं? ये एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर है। ठीक हो गया? आउटपुट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ठीक हो गया? अब वो कहता है कि ये जो फैक्टर है ना, इससे आप जब चेंज करेंगे ना, तो ये जो आपकी इनकम है, एग्रीगेट सप्लाई है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? ये स्टेबल करेगा, इंटरेस्ट रेट स्टेबल करेगा। कैसे स्टेबल करेगा? ये जहां पर आपस में इक्वल है ना, वहां पर इंटरेस्ट रेट आपका डिटर्मिनेशन हो गई, सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड और डिमांड फॉर लोनेबल फंड, या लैंडिंग एंड बोरिंग जहां पर इक्वल हो गई, यहां पर ये काम हो गया। अगर वो कहता है कि गवर्नमेंट सपोज दैट डेफिसिट वो करती है, बजट को डेफिसिट बनाती है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, टैक्स कम है, तो ये इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बराबर हो जाएगी सेविंग प्लस जी माइनस टी के। ठीक हो गया? ये होगी सेविंग इज इक्वल टू आई प्लस जी माइनस टी के। ये प्राइवेट की हो जाएगी और ये गवर्नमेंट की, और इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा सिर्फ। और ये फिर क्या रोल प्ले करेगा वो भी हम देखते हैं। अच्छा जी, वो कहता है इस कंपोजिशन को समझने के लिए, ये जो मैं कंपोजिशन आपको समझा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि ये आउटपुट ना, फर्ज करें आपकी जो कंजप्शन है ना, उसका 70% शेयर है, 70 कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट 20 है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ना 10 है। लेट कि गवर्नमेंट का ना बैलेंस बजट है, यानी कि इसका रोल ये यही स्टेबल रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आनी। हुआ क्या? हुआ ये कि रेट ऑफ जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेबिलिटी थी ना, वो डिक्रीज कर गई। प्रॉफिट एक्सपेक्टेबिलिटी क्या कर गई? डिक्रीज हो गई। ये सेविंग थी और ये थी मेरी इन्वेस्टमेंट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ये सेविंग आपस में इक्वल थी। प्रॉफिट एक्सपेक्टेबिलिटी डिक्रीज करने की वजह से ये मेरी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक हो गया? और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट I1 हो गई, और ये चेंज आया इकोनॉमी के अंदर सारा। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम है और सेविंग ज्यादा है। दूसरे लफ्जों में बोरो करने वाले कम है और लैंड करने वाले क्या है? ज्यादा है। तो होगा क्या? होगा ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन कर जाएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन करेगा ना, उसके दो इंपैक्ट आएंगे। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर, ये ए पार्ट है और ये बी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन होगा, सेविंग क्या हो जाएंगे? डिक्लाइन हो जाएंगे। सेविंग के डिक्लाइन होने की वजह से पहले तो हम इसको देखते हैं। ये 70 थी, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, डिक्लाइन हुई, फर्ज करें 10 पर आ गई, ये 10 डिसइक्विलिब्रियम आ गया इकोनॉमी के अंदर। ये 70 10 10, ये कितना हो गया? 90। पर इक्विलिब्रियम किस पर है? 100 के ऊपर है। थोड़ी देर के लिए हम, ये सप्लाई हमारी ज्यादा है और ये एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हो गए? कम हो गए। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर कर इसको दोबारा स्टेबल करेगा। कैसे स्टेबल करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, सेविंग कम हो जाएगी।
अब ये सेविंग कम होनी शुरू, सेविंग इधर आ गई S1 पर। अभी इन्वेस्टमेंट वहीं खड़ी है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से कुछ बोरिंग कॉस्ट कम हो गई ना, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जो लोग कारोबार छोड़ गए थे उनमें से यहाँ आ गए थे वापस, उनमें से कुछ लोग दोबारा कारोबार में आना शुरू हो गए, जिसको क्या कहते हैं, क्राउडिंग इन कहते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से छोड़ रहे हो तो उसे क्राउडिंग आउट कहते हैं। ये क्या हो गए, क्रेडिट क्राउड इन हो गए। अब यहां पर हमने क्या एनालिसिस किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद ब खुद ये कम हुआ, R2 पर आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से सेविंग कम हुई, सेविंग कम होने का मतलब क्या है, कंजम्पशन इंक्रीज हो गई। ये ए पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ बी में क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट क्या हुई, इंक्रीज हो गई। ठीक हो गया, ये हम बी पार्ट में देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसी पार्ट की तरफ। इनिशियल क्या था मेरा, 170 प्लस 20 प्लस 10। कंजप्शन अभी स्टेबल ही रही। इन्वेस्टमेंट 20 से मैंने क्या कहा, 10 हो गई, और ये तो मैंने कांस्टेंट ही रखा है। तो ये कितने पर आ गया, ये वाली साइड क्या हो गई, 90, और ये क्या हो गई, 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ने क्या काम किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, सेविंग कम हुई, कंजम्पशन बढ़ी, ये 70 से कितने पे चली गई, 75 पे। ठीक हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई। ये कितने पे थी, 10 पे थी, ये कितने पे आ गई, 15 के ऊपर, और वो 10। तो ये कितना हो जाएगा, 90, 10, 100। अब एग्रीगेट डिमांड कितने पर आ गई, 100 के ऊपर आ गई। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये किसको मैनेज करता है, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करता है। अब आ जाते हैं हम दोबारा उसी थ्योरी के। पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रा करके दिखाया कि रिसोर्सेज यूटिलाइज हो गए। फिर क्यूटीएम थ्योरी से मैंने एग्रीगेट डिमांड ड्रा किया। ठीक हो गया, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर प्राइसेस लेवल डिक्रीज। जब क्यूटीएम के जरिए मैंने डिक्री वो ड्रॉ किया तो हुआ क्या कि मनी सप्लाई को इंक्रीज किया, 300 से 400 किया, तो एग्रीगेट डिमांड कर मेरा शिफ्ट हो गया, नया इक्विलिब्रियम आ गया P2। मनी सप्लाई को इंक्रीज करने से प्राइस लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक हो गया, दूसरी साइड पर ये है मेरी एग्रीगेट डिमांड, ये कितनी थी, 100 थी। हुआ क्या कि C प्लस आई प्लस जी, इसका ये कंपोनेंट ना चेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड को कम होना चाहिए था ना, नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ जिसने कंजप्शन को इंक्रीज कर दिया। इन्वेस्टमेंट जितनी डिक्रीज हुई थी उससे थोड़ा सा उसने उसको इंक्रीज किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उतने के उतने ही रहे। एट द एंड एग्रीगेट डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, एम्प्लॉयमेंट भी उतनी रही, प्राइसेस को भी चेंज नहीं किया। तो ये जितने भी फैक्टर है एग्रीगेट डिमांड के, ठीक है, जिस तरह के आप यहां पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है या गवर्नमेंट कंजप्शन कर रही है, दो ही मीनिंग होंगे ना। चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने अपनी कंजप्शन इंक्रीज कर दी या अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी इंक्रीज कर दी। उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये कम हो जाएगी। मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है, रिकॉर्डिंग लगाई है मैंने, ओहो, हाँ लगाई हुई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा शायद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं लगाई हुई, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, तो हुआ क्या कि इसने एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट नहीं किया। अच्छा, जब हम ये इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होनी शुरू हो जाएगी, जिससे हम क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट कहते हैं। जिस तरह अभी क्राउडिंग इन हुआ था ना, क्राउडिंग आउट भी होता है कि कुछ लोग
रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से छोड़कर चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो जब भी आप यहां से किसी कंपोनेंट्स को, एग्रीगेट डिमांड को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो उसका अगर उसको इजाफा करेंगे तो अल्टीमेटली दूसरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जितना वो इजाफा हुआ था दूसरों में उतनी ही कमी आ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, ना ये शिफ्ट होगा ना ये रोटेट होगा, ये वहीं का वहीं रहेगा। तो यहां से क्या कंक्लूड निकालेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रियल वेरिएबल को इफेक्ट नहीं करती। ठीक हो गया। आउटपुट को, एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट नहीं करती, बट प्राइस लेवल को इफेक्ट वो करती है। जो फिस्कल पॉलिसी है वो टोटली फेल है। फिस्कल पॉलिसी ना आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को, तो दूर की बात, वो प्राइस लेवल को भी चेंज नहीं करेगी। तो इस वजह से कहते थे कि जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है वो इकोनॉमी के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि ये आए थे किसके अगेंस्ट? मर्केंटाइलिस्ट के अगेंस्ट। ठीक हो गया। वहां पर होता था उसमें बादशाहत सिस्टम, किंगडम थी। तो अपनी किंगडम को मजबूत करने के लिए वो सरप्लस ट्रेड करते थे, ज्यादा मेटल्स इकट्ठी करते थे। और जब ज्यादा मेटल इकट्ठी हो जाती थी तो उससे आर्मी स्ट्रॉन्ग करते थे और दूसरों के रिसोर्सेज पर कब्जा करते थे। तो क्लासिकल ने एक तो उनकी इंटरफेरेंस जो थी उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की, और दूसरा उसने ये कहा कि जो ये गवर्नमेंट का जो ये फैक्टर है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये टैक्सेस की पॉलिसीज, इसको आपने क्या करना है, मिनिमम करना है। ये बड़ी हार्मफुल होती है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी। अच्छा जी, अब आ जाता है, हम देखते हैं ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। अब हम देखते हैं शॉक्स विल नॉट इफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड कंपोजिशन, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अब आ जाती है पॉलिसी इंप्लीकेशंस। पॉलिसी इंप्लीकेशंस वो जो भी मैंने बात आपको बताई है, इट्स कॉल्ड पॉलिसी इंप्लीकेशंस। फिस्कल पॉलिसी का क्या रोल होगा और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल होगा? इट्स कॉल्ड फिस्कल, इट्स कॉल्ड पॉलिसी इंप्लीकेशन। सबसे पहले आ जाते हैं हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग की तरफ। फिस्कल पॉलिसी, अब वो कहता है कि जी गवर्नमेंट के जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना वो थ्री हैं। टैक्सेस हैं, बोरिंग कर सकती है, प्रिंट मनी कर सकती है। ठीक हो गया। वो कहता है कि सपोज दैट गवर्नमेंट ने डेफिसिट बजट बनाती है, और जब वो डेफिसिट बजट बनाती है, ये साथ इसकी ये भी बना लेते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम, प्राइस लेवल, ये है सेविंग, इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, सेविंग टू इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर ना ये प्राइस लेवल है, ये मेरा आउटपुट है। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने ना डेफिसिट बजट बनाया, एक्सपेंडिचर ज्यादा, टैक्सेस कम, और इट मींस गवर्नमेंट खर्च ज्यादा कर रही है, जी माइनस टी के इक्वल वो खर्च कर रही है। ठीक है। यानी कि एक्सपेंडिचर फर्ज करें 100 है, टैक्सेस 80, तो 20 गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। तो जिसकी वजह से ये आई प्लस जी माइनस टी हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इंक्रीज हो, ठीक है। ये सेविंग इज इक्वल टू आई प्लस जी माइनस इन द स्टार्ट। तो यही रहा कि जो आपने जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर चेंज किया, इधर है क्या कि इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सेविंग कम है और आई प्लस जी माइनस टी ज्यादा है। यानी कि लोग लैंड कम करना चाहते हैं, बोरिंग ज्यादा है, उसकी प्रेशर की वजह से क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। इसके फिर टू कंपोनेंट्स, ए एंड बी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है
वो इंक्रीज होने की वजह से सेविंग क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। सेविंग इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, कंजप्शन डाउन हो गया। अब आपने ये याद रखना है कि यहाँ हुआ क्या था कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए हैं। अब ये जो मार्केट क्लियरिंग फैक्टर है जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं, इसने क्या किया, सेविंग को इंक्रीज किया, कंजप्शन को क्या कर दिया, डाउन कर दिया। दूसरी साइड पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गई, कम हो गई। ये वाली जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का कर्व किधर है, हाँ ये इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ गई थी इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ से वापस आ रही है। इट्स कॉल्ड क्राउडिंग आउट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने की वजह से, बोरोइंग कॉस्ट होने की वजह से लोग छोड़ कर जा रहे हैं। इट्स कॉल्ड क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब आप गौर से देखें कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एग्रीगेट डिमांड फैक्टर है। हमने ये इंक्रीज किया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई, और जो प्राइवेट कंजप्शन है यानी कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से जो प्राइवेट लोगों का जो शेयर है कंजप्शन में भी और इन्वेस्टमेंट में भी क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। तो जो एग्रीगेट डिमांड पहले फर्ज करें 100 थी, अब भी वो क्या रहेगी, 100 रहेगी। एग्रीगेट डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही इसने प्राइस लेवल को चेंज किया और ना ही इसने किसको चेंज किया जी, ना ही इसने आउटपुट को चेंज किया। ठीक हो गया। ये है इसका डिमांड साइड इफेक्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अच्छा, अब आ जाती है टैक्स पॉलिसी। टैक्स पॉलिसी में दो तरह के इफेक्ट्स आ सकते हैं। ये था गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये थी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब है टैक्स पॉलिसी। टैक्स पॉलिसी में दो पॉलिसीज हैं, एक है डिमांड साइड, एक है सप्लाई साइड। डिमांड साइड लाइक अभी जो हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, कि अगर हम टैक्सेस को कट लगाकर, टैक्सेस को कट लगाएंगे, टैक्सेस को कट लगाने से क्या होगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे। ठीक हो गया, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाएंगी। दूसरे लफ्जों में क्या होगा, प्राइवेट कंजम्पशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर हम गवर्नमेंट्स हमारे क्या करें, टैक्सेस हमारे कम कर दें, तो टैक्सेस को कम करने से क्या होगा, हमारी एग्रीगेटेड डिमांड में इजाफा, जो आजकल के लफ्जों में हम कहते हैं। क्लासिकल ऐसे नहीं कहता, क्लासिकल कहता है कि गवर्नमेंट की, आपने y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी के बैलेंस बजट बना रहे हैं सपोज। पहले था 80 टैक्स कलेक्ट होता था, 80 ही आप एक्सपेंड कर देते थे। अब आपने क्या किया, टैक्स कम कर दिया, लमसम टैक्स कम कर दिया, 50 पर ले आए, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी क्या है, 50 हो जाएंगी। अब ये जो 30 है, जो आपने टैक्स कम किया, तो यहां से ये कंजप्शन में क्या हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, वो कहता है कि अगर ये जो टैक्स पॉलिसी आपने इम्पोज की है, इसका इफेक्ट किसी तरीके से हम सप्लाई साइड पे अगर हो, तो फिर उसका बेनिफिट हो सकता है आपको। उसका क्या बेनिफिट होगा, उसका, वो कहता है कि जो मार्जिनल मार्जिनल इनकम टैक्स है उसको आप कम कर दें। मार्जिनल इनकम टैक्स को आप कम कर दें। मार्जिनल इनकम टैक्स क्या है, कि जो लोगों की इनकम है अगर उसके ऊपर 40% टैक्स है, तो वो आप क्या कर दें, 20% टैक्स कर। तो 20% टैक्स करने का क्या मतलब है, कि अब लोगों को इनकम पहले से ज्यादा मिल रही है। पहले उसको 100 रुपीज इनकम थी, 0.4 उसके ऊपर टैक्स लग जाता, तो 60% उसके पास आती थी। अब कितनी आएगी, 80%। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये है सप्लाई फॉर लेबर 0.4 पे, और ये है डिमांड फॉर लेबर, ये हमारी रियल वेजेस है, और ये एम्प्लॉयमेंट है, ये एम्प्लॉयमेंट है
ये मेरा आउटपुट फंक्शन है, कैपिटल फिक्स है, ये में आउटपुट है, आउटपुट क्लासिकल में वर्टिकल होती है, इट्स नॉट एग्रीगेट डिमांड का, ये हमने ड्रॉ किया, और ये मेरा प्राइस लेवल। अब हुआ ये कि रियल वेजेस जो उसकी इनकम है उसमें इजाफा हो गया, टैक्स कम हो गया ना, तो टैक्स कम होने की वजह से लेबर खुश हुआ, उसने लेयर करना कम कर दिया, और लेयर उसने कम किया, और वर्क उसने ज्यादा कर दिया। क्यों? क्योंकि अब टैक्स कम लग रहा है, तो जिसकी वजह से जो सप्लाई, लेबर फॉर सप्लाई कर्व है, ये शिफ्ट हो गया, नया इक्विलिब्रियम इधर आ जाएगा, रियल वेजेस कम हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, आउटपुट में भी इजाफा हो गया, आउटपुट में इजाफा हुआ, और ये जो मेरा सप्लाई कर्व है जो वर्टिकल है, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, और प्राइस लेवल में कमी हुई है, जिसकी वजह से ये रियल वेजेस भी आपकी क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। तो अगर हम पॉलिसी इंप्लीकेशंस में देखें फिस्कल पॉलिसी का, कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, वो एग्रीगेट डिमांड को भी इफेक्ट नहीं करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई को भी इफेक्ट नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ जो एग्रीगेट जो डिमांड के कंपोनेंट्स हैं उनको रीशेप कर देंगे। ठीक हो गया? जब टैक्स की बात करें, अगर लमसम टैक्स आप चेंज करते हैं, फिक्स टैक्स का चेंज करते हैं, तो फिर उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा आउटपुट पे, प्राइसेस पे। हाँ जी, सप्लाई साइड इफेक्ट में अगर आप वो जो टैक्स कट आप जो करते हैं, वो आप करते हैं मार्जिनल इनकम टैक्स चेंज कर देते हैं, तो उसका सप्लाई साइड पर इफेक्ट आएगा। तो ये मॉनिटर जो फिस्कल पॉलिसी है, इसका इफेक्ट आपने देख लिया है, और अगर ये एमसीक्यूज बनता है तो फिर आपको पता है कि इसका आप क्या जवाब देंगे। अच्छा, अब आ जाती है मॉनिटरी पॉलिसी में। मॉनिटरी पॉलिसी का मैंने क्या बताया कि मॉनिटरी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राइस लेवल को चेंज करेगी, एग्रीगेट डिमांड को भी ये इफेक्ट करेगी, पर आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को ये चेंज नहीं करेगी। उसके बाद कुछ इसने आखिर में कंक्लूजन लिखा हुआ है, क्लासिकल इकोनॉमी स्ट्रेस ए सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी ऑफ इकोनॉमी। ये सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी ऑफ इकोनॉमी है इनकी, फ्री फ्रॉम द डिस्टेबलाइजिंग गवर्नमेंट एक्शन। गवर्नमेंट के एक्शन से ये कोई डिस्टेबलाइज नहीं होती, अभी आपने देख ही लिया। द प्राइवेट सेक्टर वुड बी स्टेबल एंड फुल एम्प्लॉयमेंट वुड बी अचीव्ड। ये कंक्लूड किया, फुल एम्प्लॉयमेंट वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व को शो करता है। द फर्स्ट ऑफ दिस सेल्फ स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म इज द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो स्टेबलाइजिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच एडजस्ट टू कीप शॉक्स टू सेक्टर डिमांड फ्रॉम अफेक्टिंग एग्रीगेट डिमांड। जो एग्रीगेट डिमांड के जो शॉक्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट के शॉक्स आ गए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के आ गए, कंजप्शन के आ गए, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद एडजस्ट करेगा। द सेकंड सेट ऑफ स्टेबलाइजर कंसिस्ट ऑफ फ्रीली फ्लेक्सिबल प्राइसेस एंड वेजेस। प्राइसेस एंड वेजेस का भी मैंने आपको बताया कि प्राइसेस इंक्रीज होंगी, वेजेस भी उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होंगी। ठीक है, 1-to-1 रिलेशनशिप होगा। एंड मनी वेजेस टू कीप चेंज इन एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम अफेक्टिंग आउटपुट। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस एंड वेजेस इज ए क्रूशियल to the full employment properties of the classical system. The inherent stability of private sector led classical economist नॉन इंटरवेंशनल पॉलिसी इन कंक्लूजन, यानी कि गवर्नमेंट को नहीं काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, प्राइवेट क्या होनी चाहिए, लिबरल इकोनॉमी की ये बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की ये बात कर रहे हैं। टू बी श्योर मैनी ऑफ इंटरवेंशनलिस्ट मर्केंटाइलिस्ट पॉलिसी एंड क्लासिकल अपोज्ड टैरिफ ट्रेडिंग मोनोपलीज ईटीसी। ये परफेक्ट कंपटीशन की बात करता है, और क्योंकि ये किसके रिवेंज में आई थी, मर्केंटाइलिस्ट की, तो उनकी जो ट्रेड की पॉलिसी थी और जो उनकी गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस की पॉलिसी थी, उसको सबसे ज्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज किया। ठीक हो गया? वो कहता है वेयर वर ए फॉर क्राई फ्रॉम ए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलिशिंग पॉलिसी टुडे, बट द मॉडल इटसेल्फ अर्ज फॉर नॉन इंटरवेंशन इज ए वेरी जनरल सेंस। अच्छा, सेकंड में वो क्या कहता है कि सेकंड सेंट्रल फीचर ऑफ क्लासिकल सिस्टम इज ए डाइकोटमी।
बिटवीन फैक्टर डिटरमाइनिंग रियल एंड नॉमिनल एंड रियल वेरिएबल की डाइकोटमी मैंने आपको बता दी। इन क्लासिकल थ्योरी रियल सप्लाई साइड है, फैक्टर दैट डिटरमाइन रियल वेरिएबल, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड प्राइमरली ऑन पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजी के एंड कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमने आउटपुट फंक्शन लिया। द इंटरेस्ट रेट डिपेंड ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड थ्रिफ्ट, मनी इज वेल determine the nominal value in which quantity are measured, but monetary factor do not role play determining these रियल क्वांटिटी। हाँ जी, उधर उसने क्या कंक्लूड किया है जी, उसने कंक्लूड ये किया है कि जो मनी का रोल है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग तक है, और जो रियल है, जो वो रियल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, वो किससे इफेक्ट होगी, लेबर फोर्स से चेंज हो सकती है, जिस तरह यहाँ पर थोड़ी लेबर फोर्स ने पार्टिसिपेट ज्यादा किया। कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल स्टॉक से होगी, टेक्नोलॉजी से होगी। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या कंक्लूड निकाला, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस को और वेजेस को चेंज करवाएगी और कुछ नहीं करेगी। और जो फिस्कल पॉलिसी है, नो इंटरवेंशन, कोई स्पेस ही कोई नहीं है। कहते हैं कि जो ये फिस्कल पॉलिसी है ये फ्लॉप है, ये इसका कोई फायदा कुछ नहीं है। ठीक हो गया। आखिर में जो कंक्लूजन लिखा होता है वो मैंने पढ़ाया है ये। ठीक हो गया, क्योंकि कुछ टाइम बच गया था तो इस वजह से मैंने उसे पढ़ लिया। अब 2 मिनट बच गए, लेक्चर ये एंड हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर था, मुझे बहुत पसंद है ये क्लासिकल इकोनॉमी। तो कल इंशाल्लाह केन्स को पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हम इकोनॉमिस्ट्स को पढ़ने के बाद जो थ्योरीज है ना मुख्तलिफ, फिर इनको डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह मॉनेटरी एंड पब्लिक फाइनेंस, फिर उसके बाद सिलेबस थोड़ा थोड़ा है, वो ज़्यादा नहीं है, वो तो इंशाल्लाह हम दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। वो कोई इतना लेंथी सिलेबस नहीं है, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं इकोनॉमी के वो अभी एक दिन का ही है, वो एक स्लाइड में ही प्रेजेंट हो जाएंगे। इस्लामिक इकोनॉमी है वो भी मुश्किल नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी मुश्किल नहीं है, बाकी पेडागोजी है वो भी इंशाल्लाह एक एक लेक्चर में हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप अच्छे तरीके से तैयार करें, और कोशिश क्या करें कि टेस्ट को साथ साथ अटेम्प्ट करते जाएं। अगर टाइम नहीं है तो बाद में, जैसे छुट्टियां होने वाली है सर्दियों की, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जैसे ही वो उस मसरूफियत से फ्री हो, तो घर की मसरूफियत से भी थोड़ा टाइम निकाल कर आप इसकी तरफ ज़रा तवज्जो दें, तो इंशाल्लाह हमारा माइक्रो हमने भी डिटेल के साथ पढ़ी, तो मैक्रो भी करेंगे। बाकी आगे हमारे जो शॉर्ट सब्जेक्ट हैं वो रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।